करना है। एक सर इस पुस्तक से मैं आपके साथ मुझे इतना लंबा मैं सर आपके साथ मित्रता रही, लेकिन हमें आज तक नहीं पता था कि जेल में आपकी नौकरी चार्ल्स स्वराज ने लगवाई। ये मतलब मैं वो देख के फिर मैंने किताब पलटा कि ऐसा क्या मतलब। तो आप नौकरी रेलवे की छोड़कर और आप ज्वाइन होने आए थे और वहाँ चार्ल्स स्वराज आपको मिला। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि हमारे दर्शकों के लिए भी वो कहानी आप कहें, क्योंकि चार्ल्स स्वराज से तो हर कोई परिचित है कि उसने आपके साथ एक सेकेंड में क्या आत्मीयता बनी कि उसने आपके नौकरी का रिकमेंडेशन एक तरह से लेटर ला के आपके हाथ में दिया। नहीं, अच्छी बात कही आपने। चार्ल्स स्वराज मैं सोचता तो पत्नी जानते हैं कि नहीं जानते। चलो अब नई पीढ़ी को जो है चार्ल्स स्वराज के बारे में पता लग रहा है। नौकरी उसने मुझे नहीं दिलवाई थी, नौकरी तो मुझे सरकार ने सिलेक्ट किया था। और सरकार के सिलेक्शन के बाद मैं ज्वाइनिंग करने के लिए आया था तिहाड़ जेल पे। ज्वाइनिंग जो है तिहाड़ जेल पे होती थी उस टाइम पे, एक ही जेल होती थी। तो ज्वाइनिंग करने आया था मैं। तो ज्वाइनिंग करने आया तो जो सुपरिटेंडेंट जेल थे मिस्टर विज, BL विज, तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई वैकेंसी नहीं है ऐसी। जब उन्होंने कहा ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, मैं रेलवे की नौकरी बड़ी मुश्किल से मेरी छूटी वो, क्योंकि काफी सारे क्योंकि वहाँ रेलवे की नौकरी अगर आप प्रोबेशन पीरियड में छोड़ रहे हो, जो कि मैंने छोड़ी, तो उसमें काफी आपको हेफ्टी जो है आपको कंपेंसेशन देना पड़ता है। तो ट्रेनिंग ली थी मैंने और भी कई चीजें थी, सारे पैसे वगैरह दे के। तो 7 मई को उन्होंने मुझे अपने रेलवे से सेवानिवृत्त किया। 8 मई को मैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आया। तो जब उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई वैकेंसी नहीं है, तो मैं मुझे एकदम शौक लगा कि ये मैं रेलवे की नौकरी इतनी मुश्किल से छोड़ के आया हूँ और यहाँ ये कह रहे नौकरी नहीं है। तो मैं बाहर आके बैठ गया। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि जो ये पंजाब हरियाणा से ऑफिसर जो जेल चलाते थे उस टाइम पे, हमारा पहला बैच था। हमारे से पहले पंजाब हरियाणा के ऑफिसर होते थे जो कि जेल को चलाते थे। तो उनको ये लगता था कि पंजाब हरियाणा वाले ही चला सकते हैं, जेल वाले दिल्ली वाले नहीं चला सकते। तो हम दिल्ली से पढ़े हुए थे, तो हम आए। तो वो डिस्करेज कर रहे थे, जो सुप्रीम जेल थे वो पंजाब प्रिजन सर्विस से थे, वो डिस्करेज कर रहे थे कि हम ज्वाइन ना करें। और आप दुबले पतले भी थे, मैं दुबला पतला भी था। तो हाँ, तो उन्होंने मना किया। तो फिर मैंने उनको जाके मुझे बड़ी खुशी होती है अपनी सोच के ऊपर कि मैंने तब जाके उनके पास गया। मैंने उनको कहा कि सर आपको RP सिंगल जी का फोन आया होगा। वो कहते कौन RP सिंगल? मैं किसी RP सिंगल वगैरह मैं तो जानता नहीं था। बस हम जब 11वीं क्लास में जो पढ़ते थे, तो जो भी NCERT की किताबें होती थी, तो उसमें CBSE के उस टाइम पे मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके सेक्रेटरी होते थे RP सिंगल, IAS से। तो उनका नाम हर एक किताब के ऊपर लिखा होता। तो मैंने कहा चलो हमारा वो गोत्र भी सिंगल है, तो मैं जाके इनको सिंगल का थोड़ा सा वो रेफरेंस दे। तो मैंने दिया। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि जहाँ पहले एकदम ही वो थे कि नहीं ज्वाइन नहीं करवाना, मुझे पता था ज्वाइन तो इनको करवाना पड़ेगा। जब सरकार ने सिलेक्ट किया है तो सुप्रीम जेल की तो कोई पावर ही नहीं है कि मना कर जाए। तो फिर जब वो किया, थोड़ा सा वो मेल्ट डाउन हुए जब मैंने सिंगल जी का नाम लिया। कभी मैंने सिंगल जी को देखा नहीं, खाली मैंने उनका जो नाम पढ़ा था। ये टेंट्रम भी मतलब कामयाब हो जाते हैं। फिर मैं बाहर बैठा हुआ था, तो इतनी देर में एक सूटेड बूटेड बंदा जो है आया वहां पे, और आके मैं उसको देख के खड़ा हो गया। मेरा तो ये इम्प्रेशन, क्योंकि जेल का इम्प्रेशन मेरा था जैसा बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं कि लंबे लंबे मूंछों वाले कैदी होते हैं, पत्थर तोड़ रहे होते हैं या एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो मुझे ये कभी भी वो नहीं था कि कोई प्रिजनर भी जो है सूट बूट पहन के जो है आ सकता है वहां पे। तो आया, तो मैंने सोचा शायद जेल का ऑफिसर होगा। मैं खड़ा हो गया उनको देख के। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप नए आए हो यहाँ पे। मैंने इंग्लिश में कि आर यू न्यू हेयर? मैं कहा या आई एम न्यू हेयर, I have come here to join for the post of assistant superintendent. Then उसने मुझे कहा कि ओके, so is he creating obstacles?
तो मैं कहा या ही इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स। देन ही टोल्ड मी वेट, गिव मी योर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। तो मैंने उनको अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिया। तो अपॉइंटमेंट लेटर के बाद उन्होंने थोड़ी देर में, क्योंकि वो खुद टाइप करते थे चार्ल्स सोबराज जो है, तो टाइप करके उन्होंने साइन करवा के ला के मुझे दे दिया। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे तब तक नहीं पता था कि ये चार्ल्स सोबराज है। हाँ, अगले दिन मुझे पता लगा ये चार्ल्स सोबराज है। तो इस तरीके से उन्होंने मेरी हेल्प की ज्वाइनिंग करने। और फिर मुझे पता चला कि उनके बड़े क्लोज कांटेक्ट थे सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के साथ। और कोई भी काम अगर कोई और ना करवा सकता हो तो चार्ल्स सोबराज वो करवाता था। और इनफैक्ट उन दिनों में अखबारों में बहुत छपता था कि चार्ल्स सोबराज रूल्स तिहाड़ जेल, या चार्ल्स सोबराज की सब चीज वहां पे मानी जाती है, बात मानी जाती है। खैर, तो उसने मेरी हेल्प की। इसमें सर जो मैंने नेटफ्लिक्स में देखा उसमें था कि चार्ल्स सोबराज को सुपर आईजी कहा जाता था कि वो तिहाड़ जेल को वो रन कर रहा है, उसमें जो दिखाया गया। और उसमें शायद आपने जो कहा तो इंडियन एक्सप्रेस में शायद उस समय खबर भी छपी थी इस तरह की कि वो रन कर रहा है पूरे तिहाड़ जेल को। तो और उसमें एक चीज और आई है सर कि वो सबकी बातों को रिकॉर्ड करता था, अधिकारियों की बातों को रिकॉर्ड करता था और उसके आधार पर वो ब्लैकमेल करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो सिर्फ ब्लैकमेल के आधार पर ही ये पूरा अपना तंत्र चला रहा था, या फिर बाहर से भी नेता आदि से भी उसके सपोर्ट थे, कुछ ऐसा? नहीं, नेता वगैरह से उसकी कोई सपोर्ट नहीं थी। मेन उसका ये होता था, ब्राइब करता था। ब्राइब करके उसको रिकॉर्ड कर लेता था। उन दिनों में कैमरे वगैरह इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते थे कि जो रिकॉर्ड करें। आजकल तो कैमरे ही होते हैं ना, छोटा सा कैमरा लगा लो, रिकॉर्ड कर लो। तो उस टाइम पे ऐसे कैमरे नहीं होते थे। उस टाइम पे डिक्टाफोन होते थे, बहुत छोटे छोटे, बहुत इतने छोटे छोटे होते थे। तो उसमें उसने रिकॉर्ड किया हुआ था कि जिसमें कि सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट कुछ उससे मांग रहे थे, जो उसने रिकॉर्ड कर लिया था, उसने दिया था फिर उनको। तो उसी चीज का वो ब्लैकमेल करता था, उसी चीज का उसने फायदा उठाया। नेटफ्लिक्स में जो मेन नायक है, कैरेक्टर भी आप ही हैं सर, सुनील कुमार गुप्ता, नायक भी वही हैं। जी जी। तो जब भी उनको प्रॉब्लम में फंसा हुआ दिखाया गया इसमें, और शायद उन्होंने जो कलाकार ने जिसने ये भूमिका अदा की है वो शायद शशि कपूर के, जहान कपूर, हाँ जहान कपूर, शशि कपूर के पोते हैं। हाँ। काफी अच्छा एक्टिंग किया है। और मैं तो आपको इतने समय से जानता हूँ, तो उसको उसने जिया है। मुझे लगता है आपके साथ उसने बातचीत भी किया है बहुत अच्छे से। तो जब भी वो प्रॉब्लम में है तो वो चार्ल्स सोबराज के पास जाते हैं सॉल्यूशन के लिए। ऐसा था क्या सर? नहीं, ऐसा होता है, देखो कि जेल में ना जो हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं, जो जेल में बहुत समय से रह रहे, उनको जेल रूल्स की पूरी नॉलेज होती है। अब हम तो नए नए गए थे, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं थी। बिना ट्रेनिंग के वहां जाके खड़े हो गए। और जैसी ट्रेनिंग थी, मतलब ये वो लीगल का काम भी शुरू से मिल गया। जब तक आपको पता नहीं होगा कि जेल मैनुअल क्या कहता है, तब तक आप कैसे लीगल एडवाइस दोगे, कैसे कोर्ट में लड़ोगे, आपको हैरानी होगी। उस टाइम पे 1981 की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे जेल में एक ही जेल मैनुअल होता था और वो सुप्रीम जेल के कमरे में होता था। किसी के पास जेल मैनुअल का पता ही नहीं था कि जेल मैनुअल में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। तो उस समय पे हमें इस जेल मैनुअल की कोई नॉलेज थी नहीं। तो सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल कहते थे ये मैनुअल में ये लिखा हुआ है। तो हमारा बड़ा इंटरेस्ट होता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है पता लगे। तो हमें हाथ में नहीं आता था। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो चार्ल्स सोबराज है, ये एक सुनील बत्रा करके कैदी होता था। ये लोग जो है कोर्टों में बड़े केस डाला करते थे। अगर आज की डेट में अगर आप ये कहें ना कि जो जेल में रिफॉर्म्स हुए हैं, तो रिफॉर्म्स लाने वाले कोई भी अधिकारी हो सकते हैं, पर जो एक ज्योति जलाई थी जो रिफॉर्म्स की, वो चार्ल्स सोबराज और सुनील बत्रा ने जलाई थी। अरे वाह। हाँ, इनकी जजमेंट में इन्होंने जब भी किसी की पिटाई होती थी या किसी के साथ ज्यादती होती थी, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में लगाते थे। उस टाइम पे सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते थे। और सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा हुआ था किसी के साथ भी अगर कुछ होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। एक सिंपली कागज पे उसने लिख के कुछ अर्जी देगा तो उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो ऐसा टाइम था। तो इन्हीं के जजमेंट के ऊपर आप देखेंगे 1980, 79, 1981, 82
ज्यादातर जो रिफॉर्म्स की बात जो कही है, मेडिटेशन की बात कही है, योगा की बात कही है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात कही है, ज्यादातर इनकी पेटिशंस के ऊपर ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है, जो कि अभी तक वैलिड है। आप लगाए 1980 से, हाँ, अब तक जो है वो वैलिड है। तो फिर क्या होता था कि उन्हीं एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल मैनुअल जो है, जब उनको पता लगा खाली एक जेल मैनुअल है, वो भी सुप्रीम जेल के पास रहता है, उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल जो है सब ऑफिसर्स को देना चाहिए और लाइब्रेरी में रखना चाहिए ताकि प्रिजनर्स भी उसको पढ़ लें। उसके बाद मुझे याद है कि मैंने करीब 100 कॉपी फोटो कॉपी करवाई थी जेल मैनुअल की सस्ते टाइम पे, और 100 कॉपी करवाई थी और वो करके जेल के अफसरों को दिया वो मैनुअल। तो जब जेल मैनुअल का ही आपको पता नहीं होगा, तो हमारे को ट्रेनिंग प्रिजनर्स ने दी, जैसे मैंने उसमें दिखाया कि प्रिजनर्स ने मेरे को ट्रेनिंग दी, उन्होंने बताया कि कानून क्या कहता है। जेल मैनुअल तो हमारे पढ़ने के लिए था नहीं, तो उन्होंने जो वारंट्स वगैरह के बारे में हमें बताया, तो उसी ट्रेनिंग से जो है आगे हमने आगे तरक्की की। इसलिए हमें जो है कई बार प्रिजनर्स के पास जाना पड़ता था, क्योंकि ये लोग कोर्ट कचहरी में केस करते रहते थे, इनको पता होता था जेल रूल्स क्या कहते हैं। तो इसी वजह से कई बार हमें इनसे कंसल्ट करना पड़ता था, और इवन अभी भी ऐसे ही है, क्योंकि प्रिजनर्स पार्टिसिपेशन है, जैसे लीगल एड की एक्टिविटी होती है, इसमें प्रिजनर्स का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने भी जब लीगल एड सेल बनाई थी, उसमें चार्ल्स सोबर्स का बहुत बड़ा सहयोग था। इसने किताबें वगैरह बताई, कौन कौन सी किताबें हैं जो प्रिजनर्स राइट के ऊपर हैं, कौन कौन सी जजमेंट है, सारी चीजें वो मैंने मंगवाई। फिर ये आके पेटिशन भी ड्राफ्ट करता था, जेल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प भी करता था, कोई पेटिशन है तो उसके रिप्लाई वगैरह बनाने में। तो इस तरीके से हमारा मिला जुला तब भी होता था काम करने का तरीका, और आज भी वही है, वो चीज आगे अभी तक चल रही है, टाइम टेस्टेड है, इसको किसी ने मिसयूज नहीं किया।